और बड़ी खबर, एमपी यूपी में मारपीट की घटनाओं पर सीएम चिंतित हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। इन घटनाओं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर गरीब दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वाले और रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट की जा रही है। यह स्थिति और भी चिंताजनक है कि ऐसी घटनाओं पर वहां की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना होना एक बात है, लेकिन इन पर कार्रवाई न कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संविधान के आर्टिकल 15 एवं आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना होना और उन पर पुख्ता कार्रवाई न होना बेहद दुखद है। राजस्थान में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अशोक गहलोत ने ट्वीट करके एमपी और यूपी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जब ये मामले एमपी और यूपी से लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार का कार्रवाई न करना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी चेताया, राजस्थान में इस तरीके के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष देश में इस तरह की वारदातें होना अपने आप में शर्मनाक है। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, और चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं और खबरों में भी इनकी चर्चा है, ऐसे में सीएम गहलोत का ये ट्वीट करना सीधे तौर पर एमपी और यूपी के कानून पर सवाल उठाना है। वहां के देखा जाए तो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर उन्होंने सवाल पूछा है कि वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए एक तरीके से सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है जो भाजपा शासित राज्य जो है उन पर, और ये कहा है सीधे तौर पर, एक तरीके से सवाल उठाए हैं वहां की कानून व्यवस्था को लेकर। या राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भाजपा लगातार निशाना साधती रही है गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब सीएम गहलोत ने एक तरीके से ट्वीट के जरिए जो है वो सवाल उठाए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कि वहां पर किस तरह की घटनाएं हो रही है और वहां पर धर्म के आधार पर ना केवल दिहाड़ी मजदूरों, ठेला मजदूरों, इन सबके साथ में ना केवल मारपीट की जा रही है बल्कि ऐसी घटनाओं पर सरकार की ओर से भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है और सीएम गहलोत ने ये कहा है कि ये जो भाजपा शासित राज्य हैं, एक तरीके से भाजपा सरकारें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है जो संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। हवाला जैसा आपने कहा कि उन्होंने दिया है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का, कि उन आर्टिकल का जो है वो उल्लंघन है जिस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और जिस तरह की घटनाएं हो रही है। तो सीएम गहलोत ने कहा है कि क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान में जो है भारत को पंथ निरपेक्ष के तौर पर जो है वो अंगीकार किया गया है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होना ये बहुत चिंता का विषय है। और ये कहा है सीधे तौर पर सीएम गहलोत ने कि भले ही भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हों, लेकिन राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिनेश, इसके साथ ही जो है वो इसके साथ ही सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया है। दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जिम्मेदारी कौन लेगा। पूनिया ने कहा, दूसरों की छोड़ो, अपना घर संभालो, राजस्थान अपराधिस्तान बन गया है। सतीश पूनिया ने पलटवार किया है और पूनिया ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, राजस्थान में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप दूसरे प्रदेशों की फिक्र कर रहे हो, अपना घर तो संभालो। आपके राज्य में राजस्थान अपराधिस्तान हो गया है। जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त है, आम जन में भय है, अपराधियों में विश्वास है। ये पलटवार बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया
का ये ट्वीट है। दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है। साफ तौर पर सतीश पूनिया ने कहा है कि दूसरे स्टेट की चिंता करने की बजाय राजस्थान की फिक्र की जाए, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने ट्वीट में राजस्थान को अपराधिस्तान बताया है। दिनेश। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए एक तरीके से अपराधों की घटनाओं के जरिए पॉलिटिकल वार, पलटवार जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा, जैसा मैंने बताया कि पहले भी राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है और राज्य सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि यहाँ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकार कोई कार्रवाई इन अपराधों के मामले में नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में, उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि राजस्थान में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जिनकी वजह से अपराध राजस्थान में जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एफआईआर जो है वो अनिवार्य की गई है। न केवल थानों में एफआईआर की जा रही है बल्कि एसपी को भी इस तरह के पावर दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। साथ ही सीएम गहलोत का एक पिछले दिनों भी ट्वीट आया था। उन्होंने ये कहा था कि अपराध बढ़ना और अपराध रजिस्टर होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर एनसीआरबी की जो बुकलेट है वो भी यही कहती है कि अपराध रजिस्टर होना और अपराध बढ़ना दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान में अपराध रजिस्टर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना कि अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये वार पलटवार है। भाजपा और कांग्रेस एक तरीके से एक दूसरे पर निशाना साध। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बारां में आकाशीय बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को बारां में रेफर किया गया। सेवनी पंचायत के स्वरूपपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बारां की यह घटना है जहां पर आकाश में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सेवनी पंचायत के स्वरूपपुरा की यह घटना है। 20-22 जने थे। ये तो आम का पेड़ के नीचे बैठ के। कितने जने? ये तो 4 लगता। हाँ। और 18-19 जे लीम का पेड़ के नीचे बाहर लुगाया औरत, वो के नीचे बैठ गई। दूर थोड़ा। फिर क्या हुआ? ऊपर से बिजली गिरी तो 2 तो खत्म हो गया वहीं, और 2 घायल हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन बारा से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? क्या ये किसान थे जो खेतों में थे जिस समय बिजली गिरी? बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा, ये जो सारे लोग थे ये खेतों में काम करने वाले मजदूर थे। जो सोयाबीन की खरपतवार है वो निकालने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी, तेज बारिश हुई, तो ये करीबन 2 दर्जन मजदूर थे, जिनमें से 18 करीबन तो महिलाएं थी और ये 4 जो है पुरुष थे। तो महिलाएं एक नीम के पेड़ के नीचे चली गई 18, और 4 पुरुष जो है आम के पेड़ के नीचे चले गए। इसी दौरान बारिश बरसने के दौरान ही जब आफत बनकर जब बिजली कड़की और जब आम के पेड़ पर सीधी गिरी, तो गिरते ही जो 2 लोग थे उनमें से एक जो 33 वर्षीय काशीराम और एक 17 वर्षीय राजकुमार, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 जो युवक थे वो घायल हो गए। तो उन युवकों को फिलहाल जो है जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। और हालांकि अभी इनकी जो सिचुएशन है घायलों की वो अंडर कंट्रोल है, और मतलब इनकी जान पर कोई ऐसी आफत नहीं है। ये सकुशल बताए जा रहे हैं दोनों जो हैं युवक। जी आसिफ। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर गंगानगर से। हॉस्टल संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा। हॉस्टल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। छात्राओं ने यह मामला दर्ज करवाया। पुलिस पर असहयोग का आरोप भी लग रहा है। गुस्साए परिजन बच्चियों को अब अपने घर ले जा रहे हैं। मामला रिद्धि सिद्धि सेकंड कॉलोनी का है, जहां हॉस्टल संचालक के यादव पर छात्रा से जबरदस्ती करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। बीती रात छात्राओं की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल संचालक छात्रा को पहले बाजार ले गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति के मकान में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके बाद छात्राओं ने अपने परिजनों को सूचित किया, जिस पर आज सुबह छात्राओं के परिजन हॉस्टल पहुंचे और अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं और छात्राओं ने पुलिस पर मामले में असहयोग करने का आरोप भी लगाया।
जिस आदमी को बाप के समान समझा था उसने कल रात को ही इस घटना को मात दी है। और कल दोपहर की ये बात है, हमारे साथ की छोटी बहन की तरह हमारी, और उसके साथ पूरी रेप कह सकते हैं अपने, उस तरह करने की कोशिश की है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी निशान है उसके। बताओ क्या इंसिडेंट हुआ, क्यों आप हॉस्टल खाली करके जा रहे हो? हाँ जी, हम सब ने आज हॉस्टल खाली कर दिया है। अब हॉस्टल में 70 से 80 लड़कियां रहती थी और अब एक भी लड़की नहीं है। कारण इसका ये है कि कल इसी हॉस्टल के संचालक ने, KL यादव ने, हमारी एक सीनियर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। कोई एक बिटिया ने बहुत रात है जी को के ना यादव सर है नहीं, उन्होंने बहुत टार्चर किया है। तो इतनी बच्चियां यहाँ पे रह रही हैं और आप लोगों ने बच्चियां अपनी छोड़ रखी हैं, तो जो विश्वास है उसका एक तरह से विश्वास टूट गया जी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? विश्वास क्या करिएगा जी, अभी बच्ची का हालात देखिए, बहुत गंदा काम है। यहाँ के पता लगा भी ऐसी बात होगी तो बड़ा गुस्सा है और बड़ी क्या बताया इंसानियत से। बच्ची ने ये बताया कि जो हमारे साथ एक दीदी रहती थी यहाँ, उसके साथ ऐसा हुआ। उसको देख कर अभी पता लगा है कि एक बच्ची तो बेहोश होगी और वो अपनी याददाश्त चली गई उसकी, वो भी बता रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में ले गए। रात पे यहाँ पे पुलिस आई है, ना मोहल्ले से कोई बयान लिए। जैसे बच्चियों ने कहा कि मुजरिम जिसको ये बता रहे हैं है कि नहीं, वो तो तफ्तीश में पता चलेगा, लेकिन उससे भी कोई, उन्होंने सिर्फ वार्ता की, समझात्मक जो वार्ता होती है वो की, और बच्चियों को कोई सुविधा नहीं की गई। और बच्चियों को टॉर्चर करते हुए बच्चियों का ये कहना है कि हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था। राजधानी जयपुर के मोहाना इलाके में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह हत्या तब हुई जब एक महिला के दो अलग अलग प्रेमी, महिला का पति और उसकी एक प्रेमिका सामने आ गई। आपसी झगड़े के दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह मोहाना मंडी परिसर में चाय की थड़ी के पास महिला और युवक के घायल होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला को SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घायल महिला बसंती रैगर गंगापुर सिटी की रहने वाली है, जो अपने पति कन्हैया रैगर और बच्ची के साथ मोहाना मंडी के पास रहती है। कल देर रात बसंती का प्रेमी मुकेश शर्मा मोहाना आया था। इस दौरान बसंती का एक अन्य प्रेमी मोहन भी आ धमका। इस दौरान बसंती का पति कन्हैया और उसकी प्रेमिका भी मंडी परिसर से आई थी। ये सभी शराब के नशे में थे और एक साथ सभी के मिलने पर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान बसंती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके प्रेमी मोहन धाकड़ की मौत हो गई। मोहाना मंडी परिसर में जो भैरव जी मंदिर पुजारी हैं मदन मोहन जी, उन्होंने सूचना दी थी कि खाना बदोश रहने वाले कुछ लोगों में आपसी झगड़ा हुआ है, जिसके कारण एक युवक की मृत्यु हुई है और एक महिला घायल है। इस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया, घायल महिला को SMS हॉस्पिटल एडमिट करवाया है और जिनकी डेथ हुई है उसकी पहचान मोहना धाकड़ के नाम में से हुई है। अभी उसकी सपूनत जाँच होना बकाया है, उसके परिजन अभी तक नहीं आए और उसकी मूलतः कहाँ का रहने वाला ये जानकारी होना शेष है। अब बात हॉस्पिटल में हंगामे की। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS हॉस्पिटल में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियां सहित अन्य रोगी तीमारदारों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के समय से पहले आउटडोर से चले जाने के बाद मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान हॉस्पिटल में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। हॉस्पिटल में ये हंगामा हुआ, अव्यवस्था पर लोगों का आक्रोश। कोरोना प्रोटोकॉल की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई। MBS हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। अब बात ACB के एक्शन की। ACB ने नागौर जिले के डिडवाना में आज सुबह ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB ने BEd कॉलेज के डायरेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने BEd के छात्र की हाजिरी पूरी करने के नाम पर 20 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आज 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ACB की टीम ने दबोच लिया। ACB के मुताबिक ग्रीनवुड BEd कॉलेज निदेशक सरवर खान को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ BEd द्वितीय वर्ष के छात्र भवदिया ने ACB को शिकायत दी थी। सरवर खान ने हाजिरी पूरी दिखाने के लिए 20,000 रुपए की घूस मांगी। ACB ने मामले का सत्यापन करवाया, उसके बाद आज कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अटेंडेंस पूरा करने के लिए और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आगे यूनिवर्सिटी तक ना हार्ड कॉपी पहुंचाने के लिए, इसमें अन्य कोई व्यवधान नहीं डालने के लिए मुझसे पैसों की मांग की जा रही है। इसका हमने वेरिफिकेशन कराया 3 दिन पहले और उसके आधार पे आज हमने ट्रैप कार्रवाई की है। तो सही राम से 10,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड हमने
सरवर खान जो है डायरेक्टर हैं SK शिक्षण संस्थान के, सरवर खान और सुल्तान खान, उनको हमने कार्रवाई की है। ब्रेक के बाद बात पंचायत के आखिरी रण की। ये खबर दिल्ली से है, जहां के खान मार्केट स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पूजा पाठ करके सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने और उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थानी प्रवासी संघ दिल्ली के अध्यक्ष रतन अग्रवाल और नौहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष बिहारी लाल अग्रवाल की ओर से किया गया। रतन अग्रवाल ने कहा कि जब सीएम गहलोत अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसी समय उन्होंने मन्नत मांगी थी कि सीएम गहलोत स्वस्थ होकर घर आएंगे तो वो सुंदरकांड करवाएंगे, जिसे लेकर इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी के जिस दिन हॉस्पिटल एंजियोप्लास्टी हुई थी, मैंने उस दिन भगवान श्री हनुमान जी से और मैंने उनकी रक्षा के लिए और मैंने निर्णय लिया था, मैंने ये संकल्प लिया था कि अगर वो जिस दिन ठीक होकर घर आ जाएंगे तो मैं यहाँ सुंदरकांड का पाठ उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं करवाऊँगा। और उसी संदर्भ में आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, और उसी संदर्भ में मैंने आज ये सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे करवाया। ये श्री बालाजी संकट मोचन श्री बालाजी महाराज का ये सुंदरकांड का पाठ और भंडारा श्रीमान हमारे लोकप्रिय नेता अशोक जी गहलोत जल्दी स्वच्छ हों, ऐसी कामना के साथ बाबा से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये खबर दौसा से है। गोल्ड मेडलिस्ट अवनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह जानकारी दी। बेटियों के गौरव के प्रतीक के रूप में राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत हुई है। मंत्री ने गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लखेरा को बधाई भी दी। तो अवनी लखेरा गोल्ड मेडलिस्ट को एक और तोहफा राजस्थान सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और साथ ही साथ मंत्री ने उन्हें बधाई भी दी। और आरसीए की अहम बैठक के लिए नोटिस जारी हुआ। 21 सितंबर को आरसीए की एजीएम सुबह 11 बजे होगी। एजीएम वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। वैभव गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आरसीए सुबह 11 बजे एजीएम की बैठक होगी। वैभव गहलोत इस बैठक में शामिल रहेंगे। वार्षिक बजट इसमें पेश किया जाएगा। पानी के लिए परंपरा बचाने में अब बात जयपुर के तालकटोरा सरोवर की, जो जल संरक्षण की बेशकीमती विरासत है, लेकिन कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला यह सरोवर अब बदहाल हो चुका है। पिंक सिटी की शान तालकटोरा बदहाल, सरोवर में गंदगी का अंबार, संकट में जल संरक्षण की विरासत।
पिंक सिटी की शान ये सरोवर बदहाल है। गंदे पानी और मलबे का ढेर है। ये तालकटोरा सरोवर है जो गंदगी का कटोरा बन गया है। कभी ये सरोवर सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, पानी साफ हुआ करता था। अब गंदगी की भरमार है। जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत का बुरा हाल है। ये सरोवर जयपुर के इतिहास का साक्षी रहा है। कहा जाता है कि करीब 293 साल पहले महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने तालकटोरा की पाल पर बैठकर जयपुर स्थापना की इबारत लिखी थी। और राजा जय सिंह जी द्वितीय के द्वारा और इसका स्वरूप और अस्तित्व के अंदर आया था। उससे पहले तालकटोरा का नाम जय सागर था, जहाँ पे और इसके चारों तरफ था वो पाल का बाग कहा जाता था। आमेर से राजा जय सिंह जी वगैरह जितने भी जो महाराजा वगैरह थे वो यहाँ पे आके शिकार वगैरह करते थे और बादल महल के अंदर वहाँ पे जाके और आराम करके और तालकटोरे के अंदर जो मगरमच्छों की जो लड़ाई वगैरह होती थी वो सब देखा करते थे। वो तालकटोरे का स्वरूप और आज की तारीख में और बदल चुका है। आज इसके अंदर टोटल करीब गंदे पानी का जो नाला है वो आ रहा है। तालकटोरा सरोवर का पानी पवित्र माना जाता था। सरोवर तक गणगौर और तीज की सवारी निकलती थी। पहले के टाइम में ये था कि इसको एक तरह से गंगा की तरह शुद्ध मानते थे। तो यहाँ जो गणगौर के लिए भी ये था कि गणगौर पहले घेवर खाती थी, फिर यहाँ पे पानी इसी से ही पिलाया जाता था। सारे देवी देवता ये था कि 11 वाले दिन यहाँ पे आके उन्हें पानी पिलाया जाता था। और आसपास के इलाके में भी ये था कि भाई काफ़ी इसके पानी से लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। वो लोग काम में लेते थे इस पानी को। बहुत शुद्ध पानी था पहले इसका। तो अब ये है तो अब तो पानी बहुत गंदा हो चुका है इसका। तालकटोरा सरोवर में पहले नागरगढ़ से बारिश का पानी नालों के जरिए पहुंचता था। लोग सरोवर के पानी का इस्तेमाल करते थे। इसमें साफ पानी भरे रहने से आसपास की कुओं और बावड़ियों का पानी का लेवल अच्छा रहता था, लेकिन इसके संरक्षण को लेकर अनदेखी की गई, जिससे इसमें सीवरेज का गंदा पानी और मलबा जमा होता चला गया और ये खूबसूरत सरोवर बदहाल हो गया। लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण इसकी दुर्दशा है। हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में ये सूख करके बिल्कुल साफ हो गया था। उसके बाद सामाजिक संगठनों ने मिलकर के श्रमदान किया और ये जो नाले गंदे नाले आते थे उनको रोकने के लिए अभियान चलाया। आज भी इसके अंदर सीवर का पानी आ रहा है, नालों का पानी आ रहा है। पर्यटक स्थल ऐसा था, दूर दूर से आदमी इसको देखने आते थे। यहाँ बोटिंग, बहुत अच्छी बोटिंग भी होती थी और चारों तरफ हरियाली भी थी। यह बहुत ही सुकून का काम था यहाँ। और अब ये है कि इसका गंदा पानी हो गया, कोई ना देखने आता है ना कोई आता है और बदबू आती है। इतनी बदबू आती है जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मियों में तो आसपास के लोग को रहना ही दुश्वार हो जाता है। तो वहीं इसको लेकर हेरिटेज नगर निगम की मेयर खुद मानती हैं कि सरोवर का बुरा हाल है। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की जरूरत है। नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में जो भी ये विश्व धरोहरें हैं हमारी, इनको हमें संभाल के और संजो के रखना है। उसकी सफाई का काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। और तालकटोरा हो या जल महल हो, ये हमारे सौंदर्यीकरण के बिंदु हैं। सरोवर की साफ सफाई का काम तो किया जा रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। जरूरत है तालकटोरा सरोवर को जल्द संवारने की, ताकि शहर की शान और जल संरक्षण की ये बेशकीमती विरासत का अस्तित्व बना रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक